नौहर बड़ी दिलचस्प जगह है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर और देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर साहित्यकारों की भूमि है और पास में तो परली का गांव है जिसमें एक से एक बड़े साहित्यकार हैं। इस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उसको मार दूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कुछ देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है हम बहुत लोगों से घिरे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। शिक्षा है पूरे राजस्थान के अंतर्गत। हम आंकड़े देखते हैं, अलग अलग आंकड़े निकल कर आते हैं, जिले वाइज देखें तो यही बात कैटेगरी वाइज लागू होती है। कहाँ कमी है ऐसी कि जो शिक्षा का स्तर है कहीं पर बढ़ता हुआ नजर आता है, कहीं पर घटता हुआ नजर आता है। मेरा मुख्य जो कार्य क्षेत्र है, जिसमें मेरी हाँ। रुचि का क्षेत्र है, वो आदिवासी साहित्य है। जी। तो आदिवासी साहित्य पे एक मैंने मौलिक किताब लिखने की कोशिश की, आदिवासी चिंतन की भूमिका। चिंतन। नमस्कार साथियों, फिलहाल हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने जो ओजस्वी भाषण है उनके माध्यम से स्वाइवादोपुर में जन्मे थे, लेकिन अपनी जो चमक है वो पूरे देश भर में बिखेरी है। आपने इनका जो डिबेट है वो अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से आपने देखा भी होगा। बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है जी, गंगा साई जी मीणा जी। बहुत धन्यवाद। तो सर, आज इंदौर में आप पहुंचे हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? नौहर बड़ी दिलचस्प जगह है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर और देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर साहित्यकारों की भूमि है और पास में तो परली का गांव है जिसमें एक से एक बड़े साहित्यकार हैं हुए हैं और काफी सक्रिय जगह है। शिक्षकों का बहुत बड़ा सम्मेलन है, राज्य स्तर का सम्मेलन है, हजारों शिक्षक आए हैं और अच्छा संवाद चल रहा है और काफी उत्साह का माहौल है। ये देख करके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आप पहली मर्तबा आए हो यहाँ पे? जी, पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी आए हो, कितना समय हो गया आपको? क्या कुछ आपने नोट किया है यहाँ से नौर से? मैं तो अभी आया, मैं तो करीब मेरे ख्याल से 12 सवा 12 बजे नौहर पहुंचा हूँ। जी। सुबह 5 बजे दिल्ली से चला था और अभी नौहर पहुंच करके अपना वक्तव्य दिया है, शिक्षक सम्मेलन में हिस्सा लिया है जी। और अब तो वापसी की तैयारी है क्योंकि शाम तक पहुंचना भी है, रात तक दिल्ली में। तो लेकिन काफी उत्साह का माहौल है और काफी सक्रिय जगह है जी बिल्कुल। और जब मैं कोई नई जगह जाता हूँ तो सोचता हूँ कि वहाँ मैं शायद किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ, मुझे लग रहा था सिर्फ रामेश्वर जी को जानता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के बहुत सारे साथी मिले जिनसे हम सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं या किसी रूप में एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे काफी साथी मिले तो निश्चित तौर पे मेरा उत्साह और बढ़ गया और लोगों को मेरी बातचीत भी पसंद आई तो और अच्छा लगा, यानी मेरा आना सार्थक हुआ। जी बिल्कुल। तो सर, युवाओं के प्रति आपका काफी क्रेज है। युवा तो मैं उनके साथ में एसोसिएट महसूस करता हूँ और उसी में मैं संभावनाएं उनमें देखता हूँ कि वो संभावना है उनके अंदर। अगर हम उनके साथ में अच्छी बातचीत करेंगे, कुछ संवाद करेंगे तो वे समाज को एक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि युवा ही है जो राष्ट्र का भविष्य है। समाज का भविष्य कि किस तरफ समाज को जाना है ये युवा ही तय करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, गंगा साई जी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है जो अमूमन हम पूछते हैं। हमारा जो बेल्ट लगता है गंगानगर की साइड माने या पंजाब की साइड माने या फिर हरियाणा की साइड माने, तो उस क्षेत्र में नशा है, नशे की जो बढ़ती प्रवृत्ति है कहीं न कहीं युवाओं को धकेलती जा रही है और हमारी साइड भी ये बढ़ता हुआ आ रहा है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? संक्षिप्त में बताएं। ये नशे की प्रवृत्ति ने अब पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये चाहे शुरुआत पंजाब से या कहीं से हुई हो, लेकिन जहाँ से मैं रहने वाला हूँ सवाई माधोपुर जिले का, हमारे गांव और हमारे गांव के आसपास के युवाओं के अंदर भी नशे की लत बढ़ती जा रही है। और वे पहले छोटा नशा करते थे, अब वो बड़े बड़े स्मैक और दूसरे नशे करने लग गए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी आशाएं, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, उनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं और जॉब उसके अनुसार मिल नहीं पा रहा, उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा। जैसे उनको एक आईफोन खरीदना है तो वो आईफोन कैसे खरीदेंगे, आईफोन तो बहुत महंगा है। तो अब वो सोचते हैं कि उसको कैसे पूरा करें, तो कुछ वो अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं कि कुछ ऐसा अपराध करें। अब जो अपराध के करने के क्षेत्र में चले गए तो उससे कुछ आय हुई तो जाहिर सी बात है कि जो आय बिना मेहनत के हुई है वो हमको नशे की तरफ ले जाती है, क्योंकि हम उसको अब जब आय हो गई, हमारे पास 1 लाख रुपया हो गया या 10,000 रुपया हो गया, तो सोचते हैं कि उसको कुछ आनंद लिया जाए, कुछ उसका मजे लिया जाए। तो उस मजे लेने के चक्कर में वो फिर ऐसी संगत में पड़ते हैं जहाँ से नशा आता है। मेरे ख्याल से उनको जो ऐसे नशे के रास्ते पे चल पड़े हैं हमारे छोटे भाई, उनको जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको रोकें और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे कि उनको सम्मानजनक रोजगार दे। और जो जो आगे बढ़ गए हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनको अच्छे जॉब मिल गए हैं या किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
तो वो लोग उनका ध्यान रखें, उनको भी साथ लेकर के आएँ, उनको सम्मानजनक काम दिलाएँ या उनको कम से कम सही रास्ता दिखाएँ, सही मार्गदर्शन करें, तो वो उस नशे से बच सकते हैं, क्योंकि नशा तो एक परिवार को नहीं, पूरे देश को, समाज को ही खोखला कर देता है। बिल्कुल। गंगा साहब जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आपने जो युवा है, आपके साथ जुड़े भी हुए हैं, उनको बहुत बारीकी से आपने देखा है। अमूमन हम दिन के अंदर पता नहीं कितनी ऐसी खबरें सुनते हैं जिनके अंदर सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब परिवार वालों का दोष है कि कहीं जो युवा सुसाइड कर रहा है, उनके अंदर कहीं न कहीं क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, युवाओं के अंदर एक निराशा का भाव है, और जी। निराशा तो यूँ तो हम सबके जीवन में कभी न कभी आती है, आपके, मेरे, सबके जीवन में। जी। किसी की निराशा छोटी होती है, यानी जो निराशा का कारण, जो समस्या है, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। लेकिन उस निराशा से निकलने के लिए हमको उनसे संवाद करना पड़ेगा। आजकल क्या हो गया है कि हम एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, तो हमको लगता है कि हम हज़ारों लोगों से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कुछ देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है हम बहुत लोगों से घिरे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल बंद करते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। हमारे पास वास्तव में कोई हमारा साथ देने के लिए या किसी का साथ देने के लिए हम भी नहीं है। ये इसका दूसरा पहलू ये भी है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा साथ देने के लिए कोई हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम किसका साथ दे रहे हैं। तो हमारे पास सच्चे मित्र नहीं है, सच्चे हितैषी लोग नहीं है आस-पास में। तो वर्चुअल दुनिया ने फिर और फिर नौकरी मिल नहीं पा रही जैसी अपेक्षा है, वैसे बेरोज़गारी भी बहुत है, अपेक्षाओं के अनुसार जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो इन वजहों से युवा निराश है, और जब वो निराशा में होते हैं, तो हमने ऐसा समाज निर्मित किया है जो निराशा को संबोधित नहीं करता, निराशा को हैंडल नहीं करता। क्योंकि हम जब निराशा में होते हैं, तो जैसे हमको जुकाम हो गया, मान लीजिए सर्दी लग गई, कुछ हो गया, जुकाम हो गया, तो हम कोई दवा लेते हैं उसके लिए, कोई इलाज करते हैं, बुखार आ गया उसके लिए इलाज करते हैं। तो ऐसी निराशा में होने पे भी हमको ये समझना चाहिए कि ये भी एक समस्या है, जिसका हमको समाधान करना है। ये अपने आप ठीक नहीं हो जाएगी, हम सोचते हैं कि यार अपने आप ठीक हो जाएगी, या कई बार निराशा में होने पर हम निराशा में डूबते चले जाते हैं। जी, बिल्कुल। पहले तो उससे परेशान होते हैं, फिर उसी में आनंद आने लगता है, और हम किसी का अहित करने की सोचते रहते हैं। जी, बिल्कुल। अहित कर नहीं पाते, लेकिन अहित करने का सोचते रहते हैं कि अच्छा, जॉब नहीं लगी तो मैं सरकार को उखाड़ के फेंक दूँगा। इस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उसको मार दूँगा। या किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, उसका कुछ नुकसान, तो मन में हम सोचते रहते हैं, तो अल्टीमेटली और निराशा में हम जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी समस्या है जिसको एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, इसका समाधान भी मनोवैज्ञानिक ढंग से होगा। यानी ऐसे युवाओं से जो किसी भी वजह से निराश है, जो जॉब ना मिलने से, या प्यार में असफल होने, या कोई संबंध टूटने से, या दोस्ती में कोई, या परिवार वालों के साथ में संवाद खराब होने से, किसी भी वजह से अगर वो निराश है, तो उनके साथ संवाद की आवश्यकता है, और आवश्यकता पड़े तो उनको मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से भी संवाद करने की आवश्यकता है, ताकि इसका हल कर सकें। क्योंकि समय पे हल नहीं करेंगे तो फिर उसमें गहराई में चले जाते रहेंगे, और हम वो कई बार ऐसा होता है कि शेयर नहीं कर पाते किसी से, किससे शेयर करें, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो ये समझना चाहिए, जो भी साथी निराश हैं, किसी भी वजह से निराश है, वो अपनी समस्या को दूसरों के साथ साझा करें, उनके साथ साझा करें जिन पे विश्वास है, जो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। और साझा करने से कई बार समाधान निकल आता है, कम से कम मन तो हल्का हो ही जाता है। तो साझा करना चाहिए, साझा करना और इससे निराशा से निकलना बहुत ज़रूरी है। जी। सर, आपने क्या शिक्षा को लेकर कोई आंदोलन वगैरह किया? शिक्षा को लेके यही आंदोलन है कि हम चाहते हैं कि सबको स्तरीय शिक्षा मिले, और खासतौर पे देश के वंचित समूह हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके हैं, उन तक शिक्षा, इस स्तरीय शिक्षा मिले। तो इसका तरीका ये है कि उनको शिक्षा के बारे में जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं अच्छे विश्वविद्यालय कौन से हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, देश से बाहर कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम तो जागरूकता के माध्यम से कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं, या सामाजिक कार्यक्रमों में, जैसे आज शिक्षक सम्मेलन का कार्यक्रम है, कई बार दलितों का सम्मेलन होता है, आदिवासियों का सम्मेलन होता है, महिलाओं का सम्मेलन होता है, उसमें हिस्सा लेता हूँ उन सब सम्मेलनों में, और ये बात कहने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने कमजोर बैकग्राउंड से कोलंबिया और जैसी यूनिवर्सिटी, और या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी जगहों पे जा सकते हैं, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन सकते हैं। यानी शिक्षा से
हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। तो ऐसी शिक्षा से हम क्यों दूर रहें? उस जी, शिक्षा बिल्कुल। के प्रति सबको जोड़ें और स्तरीय शिक्षा, अच्छे संस्थानों को चुनें, अच्छे विषयों को चुनें, जिनमें रुचि है उनको चुनें, तो निश्चित तौर पे हम अच्छा कर पाएँगे। और यही बात हम लोगों को समझाते हैं, जो हमसे पीछे हैं, हमसे छोटे हैं, उन सबको समझाते हैं। इसी से तात्पर्य ये है कि जो हमसे छोटे हैं, जो अभी इस क्षेत्र में आए हैं, जो मान लीजिए अपना विषय चयन करना चाहते हैं या जॉब का चयन करना चाहते हैं, उनको ये बातें समझाते हैं जिससे कि शायद वो कुछ आगे अच्छा कर सकें। बिल्कुल गंगा साहिब जी, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि शिक्षा है, पूरे राजस्थान के अंतर्गत हम आंकड़े देखते हैं, अलग-अलग आंकड़े निकल कर आते हैं, जिले वाइज़ देखें तो। यही बात कैटेगरी वाइज़ लागू होती है, कहाँ कमी है ऐसी कि जो शिक्षा का स्तर है, कहीं पर बढ़ता हुआ नज़र आता है, कहीं पर घटता हुआ नज़र आता है। नहीं, घट तो कहीं नहीं रहा, लेकिन बस इसमें जो एक 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 जो आप कह सकते हैं एक सीमा है, वो सीमा ये है कि जो वंचित तबकों के लोग हैं, जैसे मैंने कहा एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, महिलाएँ हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो घट तो नहीं रहे, उनका भी नामांकन बढ़ा है। सरकारी आंकड़े, सारे आंकड़े ये बताते हैं कि उनका नामांकन बढ़ा है। लेकिन अभी क्या है कि वो जनरल एजुकेशन की तरफ सिर्फ़ आकर्षित हैं। अभी तक क्या है कि वो निरक्षर थे, उनके माता-पिता निरक्षर थे। अब वो पढ़ने तो लगे हैं, लेकिन बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। बीए, एमए करने से तो कुछ होगा नहीं। जो दूसरे तबके हैं, जो अगले तबके हैं, वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ या और विदेशों में शिक्षा या ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जॉब ओरिएंटेड शिक्षा। जी। लेकिन जो वंचित तबके हैं, वो अभी सिर्फ सामान्य जो जनरल एजुकेशन है, वही हासिल कर पा रहे हैं। तो ये एक फ़ेज़ है, जो फ़ेज़ गुज़रेगा, फिर वो लोग भी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएँगे या कॉमर्स, जो इस तरह की एजुकेशनल प्रोफ़ेशनल, जिससे कि कोई उनको जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, वो प्राप्त करेंगे। और साथ-साथ में जॉब के साथ-साथ में मैं ये भी समझता हूँ कि शिक्षा का एक उद्देश्य है, व्यक्ति को जागरूक बनाना, अपने माहौल के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति। तो शिक्षा को वैसे ही भूमिका भी निभानी है, तो ये भी ध्यान में रखना है हमको कि भई हम सबको जागरूक भी करें, उनको जी, ज्ञान से भी जोड़ें। जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा महत्व गुरु का होता है, तो आपके कोई गुरु रहे हों जो जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हों, ऐसे कोई मान शख्स? देखिए, गुरु की भूमिका तो सबसे बड़ी है, क्योंकि जी। माता-पिता से ज़्यादा जब बच्चा स्कूल में होता है, ख़ासतौर पे हमारे जैसे जो किसान परिवारों के बच्चे हैं। आजकल शहरों में तो ये होता है कि बच्चों को ज़्यादा समय मिलता है, उनके क्योंकि एकल परिवार है और माँ-बाप के अलावा वो किसी और कोई साथ नहीं है बच्चों के पास में। जी। लेकिन हम लोग तो गाँव में खेलते रहते थे अपना, तो हमारे पास में जिन्होंने सिखाया, माँ-बाप से ज़्यादा हमको गुरुओं ने सिखाया। तो मेरे एक जिन्होंने मुझे पहली बार हिंदी पढ़ना सिखाया, किरोड़ी महाराज, वो मुझे याद आते हैं कि उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ना सिखाया, क्योंकि और वो इतना अच्छा पढ़ना सिखाया कि पहली में उन्होंने मुझे पढ़ना सिखा दिया। तो मैं पहली से टीचर्स ने सोचा कि एक तीसरी क्लास का बच्चा अच्छे से हिंदी पढ़ना सीखता है, मैं पहली में ही सीख गया, तो उन्होंने पहली से मुझे तीसरी में प्रमोट कर दिया। मुझे दूसरी क्लास पढ़नी ही नहीं पड़ी। फिर ऐसे बहुत सारे शिक्षक जिन्होंने हमेशा प्रमोट किया, जिसमें खास तौर पर फिर जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आया, तो मुझे समझ में आया कि शिक्षा का मतलब क्या है और शिक्षक का मतलब क्या है। वहाँ पे चीज़ों को समझना सिखाया कि रटना सिर्फ शिक्षा नहीं है, बल्कि चीज़ों को समझ कर के पढ़ना वो शिक्षा है। जिसमें मेरे एक से एक बहुत धुरंधर बड़े-बड़े महान शिक्षक हुए, जिनमें से प्रोफ़ेसर वीर भारत तलवार, जिन्होंने कहानी और उपन्यास पढ़ना सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, जिन्होंने आलोचना पढ़ना सिखाया, काव्य शास्त्र पढ़ना सिखाया। तो ऐसे विचारों की दुनिया में लेकर के गए। एक से एक महान शिक्षक प्रोफ़ेसर आनंद कुमार, जो मैं हिंदी विषय का हूँ और वो समाजशास्त्र विषय के, लेकिन उनसे मैंने सीखा कि एक शिक्षक को ना केवल बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक भी होना चाहिए। जी, बिल्कुल। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि अब मैं भी शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके अंदर कैसा शोध का आचरण होना चाहिए और कैसा एक संवादात्मक माहौल उसको निर्मित करना चाहिए। वो सब कुछ मैंने प्रोफ़ेसर आनंद कुमार से सीखा। बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे मिल कर के बनाया और जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। मैं तो जानता हूँ, लेकिन आपकी जो बुक है, सबसे अच्छी बुक आपकी कौन-सी लगी? आपकी बता रहा हूँ। अपनी किताब के बारे में खुद बोलना बहुत अटपटा होता है। नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, अटपटा सवाल ही है। मैंने मेरा मुख्य जो कार्य क्षेत्र है, जिसमें मेरी रुचि का क्षेत्र है, वो आदिवासी साहित्य है। जी। तो आदिवासी साहित्य पे एक मैंने मौलिक किताब लिखने की कोशिश की, आदिवासी चिंतन की भूमिका, चिंतन। जिसको लोगों ने भी काफ़ी सराहा और ठीक-ठाक किताब बन गई है, पर उसको मैं अब अपडेट करूँगा और नई चीज़ें जोड़ूँगा और उस क्षेत्र में नया भी करूँगा। जी, जी। बिल्कुल, धन्यवाद है। आपका जितने भी साथी नौर के वासी जुड़े, उन तमाम साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ गंगा साहिब जी मीणा हैं,
उनके प्रति आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।